नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। 2025 के लिए यदि आप सोच रहे हैं कि यूपीपीसीएस हमें क्वालिफाई करना है, आपने कोई भी एग्ज़ाम पहले एक बार दिया, 2 बार दिया, कैसे दिया, डिपेंड करता है कि आपकी जितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी। और स्ट्रेटेजी कब बढ़िया होगी, जब आपने उसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ रखा होगा। आपकी जितनी अच्छी स्ट्रक्चर को समझ रखा होगा, रिसोर्स आपके बेस्ट रहेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी इतना बेस्ट रहेगी, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो प्लानिंग है या टाइम मैनेजमेंट है या मन ना लगना, ये बहुत सारी जो बातें हैं वो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। आज बिल्कुल जीरो से कैसे यूपीपीसीएस की 2025 की जर्नी को लेके चलें। आप अगर 2025 का सपना सोचें कि मुझे डिप्टी एसपी बनना है, एसडीएम बनना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी एक प्लानिंग का होना, एक स्ट्रेटेजी का होना। उस स्ट्रेटेजी के सापेक्ष में कैसे आप तैयारी करेंगे, जैसा कि आप ये जान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर लगभग मई जून के आसपास जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है। बाकी जब भी फॉर्म आएंगे तो आपके पास जो तैयारी है, यूपीएससी की तरह यूपीपीसीएस भी अपने उसी पैटर्न पर चल रहा है जैसा कि यूपीएससी चल रहा है। तो इसी आधार पर लगभग 40-45 जो सब्जेक्ट आपके सामने डिफाइन किए गए हैं, इनका संपूर्ण अध्ययन करना बड़ा टिफिकल्ट टास्क हो जाता है। आइएगा, आज में जीरो से अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं, जो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चलिएगा, आज का हमारा विषय क्या रहेगा, किन टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे, इन सारी चर्चाओं को पहले हम डिबेट डिस्कशन में काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी स्ट्रक्चर का मतलब स्वरूप क्या है। तो एक स्वरूप तो आप यही जानते हैं कि भाई प्री होता है, मेंस होता है और यहाँ से इंटरव्यू होता है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन ये स्वरूप नहीं है, एक पैटर्न है। इट मीन्स मतलब 3 चरणों में, स्टेप में एग्जाम होता है। लेकिन इसमें अब प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, कितने कितने एलिजिबिलिटीज़ हैं, ये सारी बातें हम यहाँ डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप ये जान जाएंगे तो इसका सिलेबस क्या दिखेगा। ये ऐसे पैरामीटर हैं, अगर पाठ्यक्रम अगर आपको नहीं पता है तो आप उन चीज़ों को कंपाइल करके इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आपने सिलेबस को जान लिया तो अगली कड़ी आती है कि आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए। तो रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पढ़ने के स्रोत क्या हों। जैसे आपने स्वरूप को समझ लिया, स्ट्रक्चर को समझ लिया, आपने उसकी पूरी कंप्लीटली सिलेबस को जान लिया कि इस तरह से सिलेबस में इतनी भूमिका है। आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए जो एग्जाम क्वालिफाई करा सके। उस मटेरियल में नोट्स क्या होंगे, क्या चीज़ें कैसे पढ़ करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अंतिम निचोड़ जानेंगे कि जो आपकी ड्रीम है, जो एम है, उसको प्राप्त करने के लिए आपकी जो है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिएगा, अगर स्ट्रेटजी बेस्ट नहीं है तो मान के चलो कि रिसोर्स बेकार है, रिसोर्स बेस्ट नहीं है तो स्ट्रेटजी बेकार है। यानी आपको यहाँ पर सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। आइए मुलाकात कराता हूँ इस एग्जाम के पैटर्न से। यूपीपीसीएस का एग्जाम जो है 3 पैटर्न पर होता है, और 3 पैटर्न को बहुत प्यार से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप इसके एग्जाम के स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी समझने में, कि चीज़ों को जानने में। चाहता तो मैं इसको प्रिंट करके ले आता, बस टिक करके हम लोग निकल जाते, लेकिन लिखने में जो मज़ा आता है उसे समझने में उससे ज़्यादा और मज़ा आता है। एक इसमें एग्ज़ाम होता है प्रलम्स का, और ये प्रलम्स का एग्ज़ाम अगर देखेंगे तो 2 स्तर पर एग्ज़ाम होते हैं। इसको GS1 के नाम से जानते हैं, इसको GS2 के नाम से जानते हैं। GS2 जिसे हम लोग सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको सीसेट के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आपको 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये जो 150 क्वेश्चन है आपको 200 मार्क्स में एक प्रकार से होता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ जाएंगे तो आपके 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और 100 क्वेश्चन ये भी कितने का, 200 मार्क्स का होता है। पहले पूरा पैटर्न समझ लें, फिर सारी बातें डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो पेपर है GS2, जिसको सीसेट कह सकते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो क्वालिफाई अगर ये पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, तो यहाँ पर 33% अंक लाना अनिवार्य है ओनली। यानी इससे मेरिट नहीं बनती है, सिर्फ GS1 पेपर, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं, इससे मेरिट बनती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। जैसे ही आप मेरिट की एलिजिबिलिटी समझेंगे अभी कि मेरिट कितना कैसे जाती है, तो उसके बाद आप यहाँ पर मेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेंस का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, ये सारा फॉर्मेट क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और ये सारा फॉर्मेट क्या है, सॉरी, ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यानी यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे ही आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में इसकी भूमिका में सबसे पहला अगर हम बात करें तो हिंदी का एक पेपर होता है। हिंदी के अंतर्गत क्या होता है ये भी जानेंगे, यानी 150 मार्क्स का एक हिंदी का आपका एक पेपर है। दूसरे खंड में जाते हैं तो यहाँ एक एसे का पेपर होता है। ये एसे में अगर देखा जाए तो आप बहुत आराम से समझने का प्रयास करें, बिल्कुल पूरी चार्ट बना दूंगा आपकी पूरी पिक्चर की कैसे हमें तैयारी करनी है।
ये ऐसे जो है यहाँ पर आपके 3 खंड दिए जाते हैं, ए खंड, बी खंड, सी खंड। ए खंड से 3 टॉपिक होते हैं, 3 ऐसे दिए जाते हैं। ऐसे ही बी खंड से भी 3 टॉपिक होते हैं, 3 ऐसे दिए जाते हैं। सी खंड से भी 3 टॉपिक होते हैं, 3 ऐसे दिए जाते हैं। कुल मिला के 3 ऐसे यहाँ पर आएंगे, 3 यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर आपको चूज करके एक ऐसे, यहाँ पर भी एक ऐसे, यहाँ पर भी एक ऐसे। इट मीन्स मतलब यहाँ पर 700 वर्डों में, ये भी आपका 700 वर्डों में और ये भी आपका 700 वर्डों में आपको लिखना होता है। कुल मिला के एक ऐसे 50 नंबर का होता है, तीनों ऐसे जो है 150 नंबर के होते हैं। यानी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे करेंगे, सब पे बात करेंगे, बहुत आराम से बात करेंगे। सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जीएस का, ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव है, लिखना है। जीएस के यहाँ पर देखा जाए तो आपके अगर हम 1 to 1 करके बात करें तो जीएस 1 होता है, जीएस 2 होता है, जीएस 3 एंड जीएस 4 और ये जीएस 5 और ये जीएस जो है एक प्रकार से 6। 6 पेपर को मिलाकर जीएस के एक खंड बनाए गए, एक पेपर 200 नंबर का, तो 6 पेपर जो है 1200 नंबर के होते हैं। चुनौती ये बन जाती है कि यहाँ पर जो पहला वाला एरिया है, इस एरिया में हिस्ट्री का पार्ट है। अब इस हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक जो आर्ट एंड कल्चर है उसका पार्ट भी होगा, और मॉडर्न का जो पार्ट है वो भी इसमें दिया जाएगा। ऐसे ही दूसरा खंड जो है यहाँ पर ज्योग्राफी होता है और यहाँ पर सोसाइटी होती है। तो यानी 3 चीजों से मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर पॉइंट बन जाता है आपका जीएस 1। लेकिन चुनौती हमारे सामने ये है कि अगर 200 नंबर में से अगर हम यहाँ देखेंगे, 200 नंबर की कहानी यहाँ पर है, 200 की 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 यहाँ पर और 200 की यहाँ पर। तो ये जो 200 नंबर का है, चुनौती ये बन जाती है कि मेंस में 20 क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जाएंगे। तो यहाँ 20 क्वेश्चनों में से अगर हम इसको इवेल्युएट करें, आपस में इंटरलिंक करें, तो आपकी भूमिका ये बन जाती है कि यहाँ पर कितने कितने नंबर के कहानी कैसे, जैसे 200 नंबर में सामान्यतः तीनों खंडों को बराबर अंकों में तोला जाता है, जिसकी बात अभी करेंगे भी हम लोग 1 to 1 करके कि हिस्ट्री कितने नंबर की आती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी बातें हम यहाँ पर समझ लेंगे। जैसे ही आप जीएस 2 में जाते हैं तो यहाँ पर पॉलिटी का पार्ट है। पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान की किताब है, रूल का एक नियम है, दस्तावेज है। उसका अप्लाइड पार्ट क्या है, राजव्यवस्था है, यानी पॉलिटी है, जिसको एक्ट के नाम से भी हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ जाएंगे तो जस्टिस का पार्ट है, न्याय का। उसके बाद जाएंगे तो गवर्नेंस का पार्ट है। उसके बाद जाएंगे तो यहाँ आईआर का, इंटरनल रिलेशन का पार्ट है। यानी इन खंडों को मिलाकर, 5 खंडों को मिलाकर जीएस 2 का पेपर बनता है। जैसे ही आप जीएस 3 में जाते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमी का पार्ट आपके सामने आ जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। बेसिक साइंस नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्वायरमेंटल है, उसके बाद यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। कुल मिला के कह सकते हैं कि 5 टॉपिकों को मिलाकर ये आपका सामने क्या बनता है, जीएस 3 बनता है, जो कि ये भी 200 नंबर का होता है। जैसे ही आप जीएस 4 पे जाते हैं तो 3 वर्ड हैं, इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग जीएस 4 के नाम से जान सकते हैं, जिसको एक ही अगर वर्ड में कहा जाए तो नीति शास्त्र कह सकते हैं। यानी इट मीन्स मतलब यहाँ पर इथिक्स जो है एक पेपर है, जो कि ये भी, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक केस स्टडी का पार्ट होता है, केस स्टडी मतलब अभी सब समझेंगे बड़े आराम से, और एक यहाँ पर थ्योरी का पार्ट होता है। दोनों ही अगर 200 नंबर का यहाँ पर पेपर है तो 100 नंबर में केस स्टडी होती है, 100 नंबर में आपकी यहाँ पर थ्योरी होती है। कुल मिला के ये सिमिलर बेस चल रहा था जीएस 4 की तरह, यूपीएससी की तरह। जैसे ही ऑप्शनल हमारे यूपीएससी यूपीपीसीएस ने हटाया तो इसकी जगह 2 पेपर यूपी स्पेशल के डाल दिए गए। ये बड़े खतरनाक पॉइंट है। यानी यहाँ पर ये भी यूपी स्पेशल का होता है, ये भी यूपी स्पेशल का होता है, लेकिन यहाँ यूपी के बारे में, यानी यूपी के बारे में भी दिया जाएगा। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो हिस्ट्री का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, या फिर पॉलिटी का पार्ट है, और पॉलिटी के पार्ट अगर साथ देखेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी का पार्ट है। कुल इन खंडों को मिलाकर जीएस 5 पेपर बना जाता है, जहां पर ये भी 200 नंबर का होता है। जीएस 6 में जो जाते हैं, रिमेनिंग जो पार्ट जैसे इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, या साइंस टेक्नोलॉजी है, या ज्योग्राफी है, तो ये जो पार्ट है ये भी यूपी स्पेशल है। तो ये इन्वायरमेंट या इकोनॉमी है, या फिर साइंस टेक्नोलॉजी है, या इसके अलावा ज्योग्राफी है, इन खंडों को मिलाकर एक प्रकार से जीएस 6 पेपर बनता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस के मेंस में 1200 नंबर का यहाँ पर क्या होता है, मेंस होता है जीएस के सापेक्ष में, और 300 नंबर की अगर हम दोनों को आपस में लिंक कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेंस की भूमिका है यहाँ पर 300 नंबर का ये रहा, 150 का हिंदी, 150 का ऐसे, और जीएस के 1200, कुल मिला के 1500 नंबर का आपका क्या होता है, मेरिट यहाँ पर मेंस का होता है। जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, उसकी भूमिका भी आपको बताऊंगा। तो अगली प्रक्रिया में क्या हो जाता है, यहाँ पर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो होता है
वो मेंस के और फाइनल मेरिट जो बनती है इंटरव्यू के मार्क्स से बनती है, तो ये होता है 100 नंबर का। कुल मिला के अगर आपको डिप्टी एसपी एसडीएम जिस भी रैंक में अगर आपको चयनित किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर आपको एक बेसिकली फॉर्मेट देखा जाए तो 1500 नंबर में से आपका चयन होता है। तो यानी प्रीलिम्स की भूमिका क्या है, एक ये छटनी एग्जाम है। मेंस की भूमिका क्या है, मार्किंग एग्जाम है। और इंटरव्यू की भूमिका क्या है, एक पर्सनैलिटी इंटरव्यू आपका टेस्ट है, जहां पर आपकी एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वे ऑफ लिसनिंग क्या है, वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, या आपके देखने का बोलने का तरीका क्या है, आपकी अंदर जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। तो यू कैन से कि अगर आपको पीसीएस क्वालिफाई करना है तो इतने खंडों पे आपको चर्चा करनी पड़ेगी। बड़े खतरनाक खंड है। जैसा कि इसमें भी दो तीन चीजें अगर हम देखें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम इस खंड पे अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके सामने ये जीएस का पार्ट जो बना है पॉलिटी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, साइंस से, और उसके बाद ज्योग्राफी से, करंट अफेयर से, यूपी स्पेशल से, एग्रीकल्चर से, इन्वायरमेंटल से, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं इन खंडों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जीएस दो प्रकार के आपको देखने को मिल रही होंगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो ओनली मेंस में आते हैं, जैसे इथिक्स आपको मेंस में दिखाई देगा, या बाकी डाटा मैनेजमेंट मेंस में दिखाई देगा, इंटरनल सिक्योरिटी मेंस में दिखाई देगी, या जस्टिस मेंस में दिखाई देगा, या सोसाइटी मेंस में दिखाई देगी, या ऐसे मेंस में दिखाई देगा। तो यहाँ पर यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को दो भागों में कन्वर्ट करना होता है, कि एक ऐसे सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो कि प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, एक ऐसे सब्जेक्ट जो ये मेंस में आएंगे। तो ये रहा एक पूरा पैटर्न जिसके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन डिबेट किया। आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा। जैसे ही सिलेबस की तरफ बढ़ जाते तो सिलेबस क्या है, सिलेबस एक आधार है कि जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में, जीएस 4 में, जीएस 5 में, या एग्जाम्पल बेस पे प्रीलिम्स के जीएस 1 में या सीसेट में क्या सिलेबस होता है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ता है। तो यानी आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है, और नॉलेज इकट्ठी करने का मतलब है कि आपको तीन नॉलेज इकट्ठी करनी है। यानी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे सिलेबस पकड़ होना, आंसर राइटिंग का भी मूलभूत होना, या यहाँ पर एनसीईआरटी को यहाँ पर पढ़ पाना। यानी कह सकते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, यानी पीवाईक्यू का होना, ये सारी बेसिक चीजें हैं। देखिएगा, इन पे आपको क्या एडवांस और लगाना है, तो सेकंड स्टेप आता है तैयारी का एडवांस लेवल का। देखिएगा, एक आता है बेसिक लेवल का। तो बेसिक लेवल में सिलेबस पर पकड़ होना, पीवाईक्यू पर पकड़ होना, एनसीईआरटी अच्छे से रेडी हो पाना, और दूसरा स्टेप होता है एडवांस का, और तीसरा स्ट्रक्चर होता है वो एक प्रकार से उड़ाने का होता है अपने आप को, नॉलेज को, यानी रिवीजन करने का, डाउट करने का, टेस्ट लगाने का। तो यहाँ यूपी पीसीएस की जर्नी में पहला चरण क्या है, बेसिक चरण है। बेसिक का मतलब पीवाईक्यू रेडी होनी चाहिए, एनसीईआरटी रेडी होनी चाहिए, आपके मूलभूत तरीके सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए। अगर आप कोई न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं, उसको इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हैं कि सोसाइटी के जीएस 1 पार्ट से इंटरलिंक है, तो अभी भी सिलेबस पर आपकी पकड़ नहीं है। यानी अभी तो सिर्फ मैंने क्या किया है, अभी सिर्फ मैंने आपके सामने ये बताया है कि ये एक सिनेरियो है, लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ पॉइंट होंगे सिलेबस के, इसके अंदर भी तो कुछ पॉइंट हिस्ट्री के होंगे ना। यदि हम उन पे अच्छी तरीके से पकड़ बना लें, तो यूनिट वाइज हम लोग काम कर लें, तो आसानी आपके लिए निकल के हो जाएगी। आपकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट रास्ता है कि यहाँ पर मूलभूत तरीके से आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करें। अब ये मई एंड की तरफ है, तो आप जान सकते हैं कि अपनी तैयारी को जून से आप ये मान लीजिएगा कि नेक्स्ट जो है अप्रैल तक आप मान के चलिएगा कि पेपर की भूमिका मई जून में होने वाली है। तो आपके पास जो समय बचा हुआ है वो लगभग मान के चलें कि 10th मंथ का एक एग्जाम्पल बेस्ड समय बचा है। इस 10th मंथ में आपको क्या करना है, बेसिक को भी रेडी करना है, एडवांस को भी रेडी करना है, साथ में आपको एस्से राइटिंग भी करना है, आपको हिंदी भी कवर करना है, आपको मेंस के अंतर्गत जो भी ऐसे एरियाज हैं जो करंट अफेयर का इंटरलिंक, कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए पहली जर्नी कहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, आपकी एनसीईआरटी से। यदि आप 2025 का एग्जाम हमारे साथ मिलकर देना चाहते हैं कंप्लीटली मेंटोरिंग करने के रूप में, तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी यानी जो बेसिक नीड है, इसके लिए आपके लिए एक कंप्लीटली आईएएस से तैयारी करने के लिए यहाँ पर एक बैच लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है नींव बैच। नींव मतलब जितना मकान की नींव जितनी बेहतर होगी, उतना अच्छा आप उस पर अच्छे कहीं ना कहीं उसको मकान को रेडी कर पाएंगे। तो अगर आप तैयारी 2025 की करना चाहते हैं तो अपनी जर्नी को एनसीईआरटी से स्टार्ट करिएगा। लेकिन एनसीईआरटी को एक तरीका होता है कि हम पढ़ते चले जाएं। तो पहला है कि हम रीड करें ओनली, दूसरा है कि उसको पीवाईक्यू के साथ टेस्ट लगाएं, तीसरा है उसके साथ हम कुछ और कोर एरिया के नोट्स बनाएं, चौथा पॉइंट होता है कि उसको हम आपस में इंटरलिंक करें, पांचवा पॉइंट होता है कि हम उसका रिवीजन करें। यदि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, लेकिन अन्य गतिविधि नहीं कर रहे, तो एनसीईआरटी कोई रोल नहीं होता है।
यदि आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, मात्र 900 में ये पांचों स्टेप आपको यहाँ पर रेडी हो जाएंगे, जहां पर आपकी तैयारी शून्य से लेकर शिखर की तरफ अग्रसर हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप आपके सामने हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो देरी किस बात की है, आपको जाना है एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे, ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा, और ये रहा कोर्स में जाकर देखेंगे तो नी फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा तो यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो पहली चर्चा हमें किस पे करनी थी, स्ट्रक्चर पे हम इस पे कर चुके हैं, देखिएगा। दूसरी चर्चा हमें करनी है पहले रिसोर्स पे, देखिएगा। तो रिसोर्स पे पहले डिस्कशन डिबेट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद सारी चीजें अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर फॉलो करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, रिसोर्स के रूप में अगर आप देखेंगे तो रिसोर्स दो प्रकार के आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। देखिएगा, एक रिसोर्स क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते चले जाएं, उसके लिए कुछ कोर एरिया है, यानी कोर एरिया का मतलब पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इनकी किताबें ले हम करना स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक वो एरिया है कि प्रीलिम्स भी रेडी हो जाए और मेंस भी रेडी हो जाए। इसका मतलब आपको कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी। तो कंप्लीट तैयारी करने के लिए पहला स्ट्रक्चर कहाँ से होता है, जो कोर एरिया, जो दोनों में आएगा, जैसे दोनों में पॉलिटी भी आएगी, दोनों में हिस्ट्री भी आएगी, दोनों में ज्योग्राफी भी आएगी। 60-70% जो पार्ट होता है किसी तैयारी का, वो इस कोर एरिया से रेडी होता है। तो आपको तैयारी करने का मैं एक आधार बता देता हूं। जैसे आप हिस्ट्री की बात करते हैं, ये हिस्ट्री आप तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर इसकी 3 तैयारी करनी है। एक वो तैयारी जो बेसिक से तैयार होगा। बेसिक का मतलब ये है कि आप कम से कम एनसीईआरटी जरूर फॉलो करिएगा हिस्ट्री की। कैसे पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना, सारी बातें डिस्कशन कर लेंगे। तो हिस्ट्री बेसिक कहाँ से रेडी होगी, एनसीईआरटी से। एडवांस जो इसका रेडी होगा, जो उस एनसीईआरटी में से, वो कहाँ से, किसी बुक से होगा या किसी मेंटोर से, किसी नोट से आप रेडी करेंगे। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि यहाँ इस पर रिवीजन कितना करेंगे। ये तो रिवीजन करने के लिए पीवाईक्यू है, और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर पीवाईक्यू, जिसको हम लोग घटना चक्र के नाम से कह सकते हैं। तो हिस्ट्री की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर पहले ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास नंबर 6 और 12 की, यानी अब इसमें यह भी प्रश्न बन जाता है कि सर ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें, या क्लास नंबर 9 से 12 पढ़ें, थीम वाली पढ़ें, आर्ट एंड कल्चर वाली पढ़ें। ये सब एनसीईआरटी बैच में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक कहाँ से रेडी किया आपने, एनसीईआरटी से। उसके बाद आपने एडवांस कहाँ से रेडी किया, आर.एस. शर्मा की किताब और सतीश चंद्रा की किताब, और बीएल ग्रोवर या स्पेक्ट्रम किताब, इन दोनों में से एक किताब, यानी 3 किताब है ये। और ये वाली एनसीईआरटी आपके टेबल पर, आपके रूम में ही आपके साथ में होनी चाहिए, जिससे कि आप हिस्ट्री के प्रीलिम्स में या मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनका आराम कर पाएं। अगला पॉइंट जब ये आप रेडी कर लेंगे तो तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है घटना चक्र। घटना चक्र में अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चनों का, चाहे वो यूपीएससी के, पीसीएस के, किसी भी स्टेट के एग्जाम के प्रश्न है, उनका समायोजन दे रखा है। घटना चक्र बेसिक आधार नहीं हो सकता कि आप घटना चक्र पढ़ के ही आईएएस पीसीएस बन जाएंगे। घटना चक्र एक लास्ट ईयर में प्रश्न की आए हुए की व्याख्या होती है, जिससे कि अगर उसकी प्रश्न से, किसी ऑप्शन से प्रश्न बन जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। जैसा कि अगर हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर यूपी पीसीएस में 2025 में मान लीजिएगा 20 प्रश्न आएंगे, तो 20 में से ये मान ले कि लगभग 30 से लेकर 40 प्रश्न, यानी 3, यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 से लेकर 9 या 10 प्रश्न जो होते हैं वो पीवाईक्यू से आएंगे। लेकिन आप इससे 8-9 प्रश्न तो कर पाएंगे ना, उसमें से फिर बाकी चीजें कहाँ से करेंगे। इसलिए बेसिक भी एडवांस दोनों चीजें जरूरी होती हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप फॉलो करिएगा, आप प्री और मेंस दोनों आराम से कवर कर पाएंगे, चाहे वो जीएस का हिस्ट्री का पार्ट 1 का पार्ट हो या एग्जाम्पल बेस पे प्रीलिम्स का पार्ट हो। अगर हम बात करेंगे यहाँ से ज्योग्राफी की, इसके लिए भी 3 रिसोर्स होने चाहिए। पहला रिसोर्स बेसिक को मैं कहाँ से लूंगा, एनसीईआरटी से। क्लास नंबर 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी सबसे मस्ट है। उसके बाद उससे जो मस्ट बनेगी क्लास नंबर 11 की फिजिकल, जो हमारे पास एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी की, वो बनेगी, इसको फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड एडवांस कहाँ से करेंगे, बोलेंगे सर किताब से करेंगे। तो किताब के 2 रास्ते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम को फॉलो करते हैं तो आप जीसी लियोन को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम को फॉलो करते हैं तो महेश कुमार वर्णवाल को फॉलो कर सकते हैं। यानी बेसिक रेडी हो गया, एडवांस रेडी हो गया। तीसरा पॉइंट, आप मेरी भावनाओं को समझने लगे होंगे, क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर यहाँ से घटना चक्र। तो घटना चक्र से क्या होगा, पूर्वालोकन से जितने पीवाईक्यू हैं वो कर पाएंगे, वो चीज़ों को समझ पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप जाते हैं तो इसकी लिस्ट में आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं शेयर भी करवा दूंगा, जिससे कि आप इसको मार्क करके अपने अनुकूल चीज़ों को लेकर भी चल सकते हैं, यदि आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो। ऐसे ही इकोनॉमी का एनसीईआरटी बुक्स और घटना चक्र। ऐसे ही पॉलिटी की बात करेंगे, क्लास नंबर 6 से लेकर 9 की जो पॉलिटी है वो बेसिक
आधार रेडी करती हैं। क्लास नंबर 10th में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो राजनीति है हमारी बुक है वो रेडी करती है, लेकिन क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी बिल्कुल सार है। तो यहाँ पर क्लास नंबर 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी मस्ट है, लेकिन उससे भी जो मस्ट है क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी है। तो यानी ये जब है जब आप पहले पढ़ लोगे बेसिक आधार, तो आप पहले ये किताब एनसीईआरटी, फिर लक्ष्मीकांत के सारे टॉपिक भी प्री और मेंस में कैसे इंटरलिंक करने हैं ये आपके मेंटोर के गाइडेंस के या फिर आपके पास टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस राह में लेके आपको चल रहा है। अगला पॉइंट अगर 6 पे जाएंगे तो मैंने यहाँ गैप इसलिए मार रखा है कि आप यहाँ घटना चक्र को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो है जो आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऐसे इन्वायरमेंटल है, ऐसे ही आपके पास साइंस टेक्नोलॉजी है, इसी प्रकार से करंट अफेयर है, और ये सब चीजें अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपके सामने निकल के आता है कि क्या रिसोर्स होने चाहिए। अब बात आती है कि सर प्रीलिम्स की चर्चाओं के बारे में अगर हम अभी रिसोर्स में सारी लिस्टिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप उसको आसानी से कर सकते हैं, तो इस पे हमने चर्चा करने का प्रयास किया। अब हम डिबेट कर लेते हैं सर किस प्रकार से हम सिलेबस को भी समझने का प्रयास करें। आइए सिलेबस को समझते हैं। पहले प्री की बात करते हैं, फिर हम लोग मेंस की खंडों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप ये जान सकते हैं कि प्री के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर ये रहा आपके सामने, यानी 7 खंडों में प्री के सिलेबस को डिफाइन कर रखा है। अगर आप देखेंगे इसको इवेलुएट करके तो करंट अफेयर, इवेंट एंड नेशनल, यानी इसको हम करंट अफेयर के नाम से जान सकते हैं। दूसरा हिस्ट्री के नाम से भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। देखो भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा अंतर है। भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट भी हो सकता है, मिडाइवल भी हो सकता है और मॉडर्न भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन यानी अलग टॉपिक, यानी यहाँ के प्रश्न आएगा आएगा। फिर ये क्या है, बोलेंगे सर यहाँ से ये ज्योग्राफी का पार्ट है, बोलेंगे सर ये पॉलिटी का पार्ट है, बोलेंगे सर यहाँ से ये इकोनॉमी का पार्ट है, ये इन्वायरमेंटल का पार्ट है, और लास्ट जो है साइंस का पार्ट है। यानी अगर हम खंडों को तोड़ दें तो यही सब्जेक्ट निकल के आते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और यूपी स्पेशल और बाकी साइंस वगैरह का पार्ट निकल के आता है। अब बस चर्चा कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में इससे प्रश्न आते कितने। अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर 150 प्रश्न आपके दिए गए हैं। इस 150 प्रश्नों में अगर देखेंगे तो हिस्ट्री के 32 प्रश्न देख लीजिएगा, 2021 में 18 प्रश्न है, 2024 में 20 में 24 प्रश्न है, यानी 26 प्रश्न है। ये एक दायरा आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग 20 से 25 प्रश्नों के बीच में हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये एनालिसिस कंप्लीट नहीं है, इसी एनालिसिस को अगर आप इंटरलिंक करेंगे आपस में कि एंशिएंट कितने हैं, मिडाइवल कितने हैं, फिर वो टॉपिक कौन से हैं, तो इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं 1 जून से आपके सामने सिलेबस पर एनालाइज करके पूरी पकड़ बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने एक सेशन लेके आ रहा हूँ। आप सब उस पर जरूर जुड़िएगा। उसके बाद ज्योग्राफी की चर्चा ऐसी देखेंगे, 12 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 13 क्वेश्चन है, साइंस के यहाँ पर 26 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 11 क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल के 6 क्वेश्चन है, साइंसेस के यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के यहाँ पर 39 क्वेश्चन है और यूपीएससी के 6 क्वेश्चन। यानी एक दायरा है जो कि प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो 7-8 खंड हैं उनसे इतने प्रश्न आते हैं। सेकेंड पेपर जिसको हम सीसेट के नाम से जान सकते हैं, ये रहा सीसेट का सिलेबस, जो कि यहाँ पर पहले कंप्रीहेंशन या फिर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी और मिलिट्री मैथमेटिक्स है या जनरल इंग्लिश है या जनरल हिंदी है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं इंग्लिश हिंदी का भी यूपी पीसीएससी सेट में बोलबाला रहता है। ये एक दरिया है, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, जहां जहां से कितने प्रश्न आए हैं, कुल मिला के ये जो 100 प्रश्न है ये इनका एक सार दे रखा है कि कहाँ से कितने। जैसे यहाँ पर 30 प्रश्न है, यहाँ पर 13 है, 12 है, 19 है, 15 है, तो एक सिनेरियो है कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। तो यूपी पीसीएस की इस जर्नी में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस के रूप में अगर जाते हैं तो ये सिलेबस है जो कि 9 खंडों में सिलेबस को डिफाइन कर रखा है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ये सिलेबस को वहां नंबरिंग करके डिफाइन करने का प्रयास किया था। अब आपके सामने चुनौती बन जाती है कि हमने सिलेबस को भी समझ लिया, पैटर्न को समझ लिया, और पैटर्न को समझने में आपको आसानी इसलिए हो गई कि हमने चीज़ों को जान लिया। अभी इसके मेंस के सिलेबस पर मैं नेक्स्ट सेशन में चर्चा करूंगा, बिल्कुल डिबेट करके, क्योंकि एक दिन का सेशन तो नहीं होने वाला। GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6, यानी एक एक 2-2 घंटे का एक एक GS के 1 पेपर 2, 3, 4, 5, 6 पे सेशन करेंगे। ऐसे ही एसए पे सेशन करेंगे, ऐसे ही हम लोग हिंदी पे सेशन करेंगे। इससे 7 से 8 सेशन में अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस की कंप्लीटली स्ट्रेटेजी और यहाँ आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। क्योंकि अगर GS1 में जाएंगे तो उसकी भी हिस्ट्री का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट है, उसका सिलेबस क्या है, उसको रेडी कहाँ से करना है, अभी लास्ट ईयर में कितना ट्रेंड रहा है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन कितने आए, ये सारी चीज़ों को हम इवेलुएट करके आपको देने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों इस चैनल से, जो आपके लिए यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल फोकस करके 2025 के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पर अंतिम जो ड्रीम आपकी स्ट्रेटेजी है, देखिएगा, अगर मैं इसी वर्ड की एक सापेक्ष में अगर बात करूंगा, आपको यहाँ पर जब तैयारी आप पीसीएस की कर रहे हैं 2025 सापेक्ष में, तो एक काम तो नहीं करना है, अनेक काम करने। जैसे आपको यहाँ पर नॉलेज को भी इकट्ठा करना है। अब नॉलेज के साथ वहां उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, मेंस में ये, इसके लिए मेंस आंसर राइटिंग भी करनी है, मेंस आंसर राइटिंग में एसे राइटिंग भी करनी है।
उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव करना है, ये इंटरव्यू के लिए भी आपको रेडी करना है। इसके अलावा आपके पास जो बुक्स रिसोर्स हैं उसको समय समय पर कैसे यूज करना है, आपको यहाँ पर नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको यहाँ पर करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, आपको सिलेबस को कैसे समझना है, आपको पीवाईक्यू कैसे यहाँ पर देखना, यानी एक ये पूरी लंबी जर्नी यात्रा है। और इस यात्रा के लिए, पूरा करने के लिए आपको एक गाइडेंस की, आपके एक मेंटोर की जरूरत होती है। अगर आप ये स्वतः ही मान लेते हैं कि हम एक प्रॉपर वे में किताबों को लेकर पढ़ पाएंगे, तो किताबें आपको ज्ञान इकट्ठा करा सकती हैं, लेकिन नोट्स कैसे बनाएं, आंसर राइटिंग कैसे करें, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट कैसे करें, या करंट अफेयर कैसे पढ़ें, पीवाई को इंटरलिंक कैसे करें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, नॉलेज को किस प्रकार से चीज़ों को समझ के उस नॉलेज को कैसे इकट्ठा करें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो बहुत सारी भी हो सकती है किताबों के माध्यम से, कोई ऐसी किताब नहीं बनी जो कि प्रॉपर वे में यूपीपीसीएस को पढ़कर आपको उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे, डिबेट डिस्कशन करेंगे। कैसी लगी चर्चा, थोड़ा बेसिक आधार आपका रेडी हुआ होगा। तो ये एक लंबी जर्नी है, आपको यहाँ पर लगभग मान के चलिएगा 300 डे का एक प्लान सेट करना पड़ेगा। इस 300 डे में आपको प्रीलिम्स पे, मेंस पे, कोर एरिया पे लगभग 3 से 4 महीने देने हैं। उसमें बेसिक में एनसीईआरटी भी रेडी करनी है, एडवांस भी रेडी करना है, बाकी एससी राइटिंग भी करनी है, और ऊपर से आपको न्यूज़पेपर भी या नोट्स भी, अपनी पर्सनैलिटी को भी, अनेक क्रियाएं आपको करनी होती हैं। तो नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे यूपीपीसीएस की कंप्लीट एक प्रकार से जीएस 1 2 3 4 में कैसे करें। तो कैसी लगी चर्चा की, अगर आप जीरो से तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीपीसीएस के नीचे एक लिंक दिया गया है, आप उस पर जुड़कर भी अपनी तैयारी को स्टार्टिंग कर लेते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़कर यूपीपीसीएस की तैयारी करना 2025 करना चाहते हैं तो पहले नीव बैच से आप जुड़िएगा, उसके साथ में 2025 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी मैं लेके आने वाला हूं, जो कि जून में स्टार्ट किया जाएगा। इसके लिए भी नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी बुक लिस्ट में बता चुका हूँ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो 300 दिन की स्ट्रेटेजी मानकर प्री मेंस इंटरव्यू सबको 1 to 1 करके हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। कैसी लगी चर्चा, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन को दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, अपने सपनों को आगे लेकर बढ़ते रहिएगा। बाय बाय।